नमस्कार। जब हम छोटा नागपुर पठार का नाम सुनते हैं तो शायद जहन में बस एक जमीन का टुकड़ा आता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो लाखों सालों में लिखी गई एक कहानी है। आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि इसके बनने की असली सच्चाई उन आम धारणाओं से कितनी अलग है जो हम शायद सुनते आए। तो जब हम इस खूबसूरत और कह सकते हैं जटिल नज़ारे को देखते हैं तो एक सवाल तो मन में उठता ही है। क्या इसकी कहानी वाकई उतनी सीधी है जितनी किताबों में बता दी जाती है, या फिर जमीन की इन परतों के नीचे कोई और ज्यादा गहरी सच्चाई छिपी हुई है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसे एक सपाट टेबल जैसी जमीन समझना बिल्कुल भूल जाइए। इसकी असली कहानी असल में तीन जबरदस्त ताकतों ने मिलकर गढ़ी है। एक, जमीन के नीचे धधकते ज्वालामुखी। दूसरा, पूरे महाद्वीप को ऊपर उठाने वाला एक विशाल धक्का। और तीसरा, नदियों का लगातार कटाव। हम इन तीनों परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी को सुलझाना शुरू करते हैं और इसकी सबसे ऊपरी मतलब सबसे नई परत से शुरू करते हैं। ये वो ताकत है जो आज भी हमारी आंखों के सामने इस जमीन को तराश रही है। यहां बहने वाली नदियां, ये नदियां ना एक तरह से दोहरी भूमिका निभाती हैं। ये कलाकार भी हैं और निर्माता भी। एक तरफ ये शक्तिशाली मूर्तिकारों की तरह चट्टानों को काटती हैं, जिसे हम क्षरण या इरोजन कहते हैं, और दूसरी तरफ उसी काटे गए मलबे को घाटियों और मैदानों में बिछाकर नई जमीन बना देती हैं, जिसे हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। अच्छा, इस लगातार कटाव का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा देखने को मिलता है, जिसे मोनार्डनॉक कहते हैं। सोचिए, ये वो जिद्दी अकेली पहाड़ियां हैं जो आसपास की नरम चट्टानों के कट जाने के बाद भी अपनी जगह पर डटी रहती हैं। असल में ये एक पुरानी, ज्यादा ऊंची सतह के बचे खुचे सबूत की तरह हैं। तो सवाल ये उठता है कि नदियों द्वारा काटा गया ये सारा मलबा आखिर जाता कहाँ है? ये सोन और सुवर्ण रेखा जैसी बड़ी नदियों के बेसिन में जमा हो जाता है, और इसी से वो बेहद उपजाऊ जलोढ़ मैदान बनते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सिर्फ बहने से तो नदियां इतनी गहरी घाटियां नहीं बना सकती, है ना? जरूर कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही होगी, और इसका जवाब हमें समय में और पीछे ले जाएगा, हमारी कहानी की दूसरी और ज्यादा गहरी परत की ओर। अब हम आते हैं उस जबरदस्त भूवैज्ञानिक घटना पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, हिमालय का निर्माण। इस टक्कर ने सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ ही नहीं बनाए, बल्कि इसका असर, इसका धक्का पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर पड़ा। सोचिए, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक महाद्वीपीय धक्का था। इस जबरदस्त टक्कर का असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस हुआ, और इसी ने छोटा नागपुर पठार को एक विशाल मंच की तरह ऊपर की ओर धकेल दिया, जिसे हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं। लेकिन हाँ, ये जो जमीन का ऊपर उठना था, ये कोई एक झटके में नहीं हुआ। ये लाखों सालों तक कम से कम 3 मुख्य चरणों में हुआ। पहले पाट क्षेत्र ऊपर उठा, फिर रांची हजारीबाग, और आखिर में जो सबसे हाल का उत्थान हुआ, उसी ने नदियों को वो तेज ढलान दी जिससे वे इतनी गहरी घाटियां काट सके। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हम किताबों में अलग अलग पठारों की ऊंचाइयां पढ़ते हैं तो वो हमें प्रक्रिया का पैमाना समझने में मदद करती हैं, लेकिन उन्हें किसी इंच टेप से लिया गया सटीक नाप नहीं मानना चाहिए। ये भूवैज्ञानिक अनुमान होते हैं। तो इन अलग अलग फेज में हुए उठान का नतीजा आज हमें एक सीढ़ीदार नज़ारे के तौर पर दिखता है। सबसे ऊपर 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा पाट पठार है, फिर बीच में लगभग 600 मीटर ऊंचा रांची हजारीबाग पठार, और सबसे नीचे करीब 300 मीटर की ऊंचाई वाला निचला पठार। तो ठीक है, हमने 2 परतें समझ ली हैं, नदियों का कटाव और जमीन का ऊपर उठना। लेकिन हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। हमें सबसे पुरानी और सबसे गहरी परत को उजागर करना अभी बाकी है। सवाल यह है कि आखिर इस पठार की नींव, इसका बेस किस चीज से बना था? चलिए अब कहानी की सबसे पुरानी और सच कहूं तो सबसे विस्फोटक परत तक चलते हैं। लाखों साल पहले ये पूरा क्षेत्र एक विशाल ज्वालामुखी गतिविधि का केंद्र था, और इसी ने इसकी बुनियाद रखी। हिमालय के बनने से भी बहुत बहुत पहले जमीन में पड़ी दरारों से बड़े पैमाने पर लावा बह निकला। इस लावा ने ठंडा होकर एक मोटी और कठोर चट्टानी परत बनाई, जिसे आज हम राजमहल ट्रैप के नाम से जानते हैं। यही इस पठार की असली सबसे पुरानी नींव है। यहाँ ना एक आम गलतफहमी है
जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि ये लावा जुरासिक काल में निकला था, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य ये है कि इसका निर्माण लगभग 11 करोड़ 70 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ था, यानी डायनासोर के आखिरी दिनों के आसपास। भारत में वैसे तो दक्कन ट्रैप ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन राजमहल ट्रैप उनसे बहुत अलग हैं, और उससे भी बड़ी बात, बहुत ज्यादा पुराने हैं। राजमहल ट्रैप करीब 11.7 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से बने, जबकि दक्कन ट्रैप की कहानी लगभग 6.6 करोड़ साल पुरानी है और एक पूरी तरह से अलग भूवैज्ञानिक घटना से जुड़ी है। और देखिए, इस प्राचीन ज्वालामुखी का एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी है। लाखों सालों तक तेज धूप और बारिश ने इस बेसाल्टिक लावा को धीरे धीरे बदला, और इससे लेटराइट और बॉक्साइट जैसे खनिज बने, वही बॉक्साइट जिससे आज एल्यूमिनियम बनता है। तो हमने तीनों परतों को एक एक करके देख लिया है। ज्वालामुखी की नींव, हिमालय का धक्का और नदियों का कटाव। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और छोटा नागपुर पठार की पूरी और असली कहानी को समझने का। ये देखिए, इस एक तस्वीर में पूरी कहानी सिमट जाती है। सबसे नीचे करोड़ों साल पुरानी ज्वालामुखी की नींव है, उसके ऊपर महाद्वीपीय धक्के से बनी वो सीढ़ीदार संरचना है, और सबसे ऊपर आज की सतह, जिसे नदियां लगातार एक नया रूप दे रही हैं। तो इस पठार की पूरी कहानी को एक 3 एक्ट वाले नाटक की तरह याद रखा जा सकता है। पहला एक्ट था ज्वालामुखियों का आग उगलना, दूसरा एक्ट था जमीन का आसमान की ओर उठना, और तीसरा एक्ट जो आज भी हमारे सामने चल रहा है वो है नदियों के कटाव का। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार सिर्फ एक पठार नहीं, बल्कि पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली ताकतों, ज्वालामुखी, उत्थान और क्षरण द्वारा लिखी गई एक जीती जागती महाकाव्य गाथा है। तो अगली बार जब भी किसी पहाड़ी या घाटी को देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, शायद वहां की जमीन भी अपनी कोई अनोखी, कोई प्राचीन कहानी सुनाना चाहती है। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।